हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि कौन सी जगह पे मतलब कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। दैट मीन्स पिछले क्लास में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना भी सीख लिया है। अब हमारे पास लगभग चीज़ें आ चुकी हैं जो ज़रूरी हैं टेंस के लिए। एक चीज़ अभी भी बच रही है, उसका नाम है वर्ब की फॉर्म, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल में हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं टेंस को लेके, मतलब कोई सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले हमको एक सेंटेंस लेते हैं रैंडमली कि वह घर जाता है, और जितना कुछ पढ़ा है उस सबको लगाने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल, अच्छा मैं इसको वह की जगह पे राम कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन का मोस्ट फेमस सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है। कोई भी व्यक्ति पूछता है तो जरूर ये पूछता है कि राम घर जाता है, बताइए इसका क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए बताते हैं और समझते भी हैं। राम घर जाता है, कौन सा टेंस है पहले ये देखिए। लास्ट में क्या लगा है, तो आंख बंद करके बोल देंगे कि प्रेजेंट है। ठीक, अब लास्ट है के बगल में क्या रहा आया है, चुका आया है, नहीं है, ना रहा आया है ना ही चुका आया है। इसके साथ साथ ये भी देखिए, क्या या आया है, क्या या आया है, नहीं। तो ना ही रहा आया है, ना ही चुका आया है, और ना ही या आया है, तीनों नहीं आया है। तो इस कंडीशन में क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है ना, इस कंडीशन में क्या है, ये इंडेफिनिट है। दैट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? और जो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो ही आपने टेंस आइडेंटिफाई किया, तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, तो हम लोगों ने सीखा था सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब की कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, निगेटिव से। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। यस और नो? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए ये बोला गया था कि अफर्मेटिव में जो वर्ब आएगा उस वर्ब में बस क्या जोड़ देना है, यस या ईएस, वो भी तब जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो। यही कहानी सीखी है ना हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, कि अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और केवल यस या यस जोड़ देते हैं कब, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो मेनली सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या यस जोड़ देना है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से स्टार्ट होता है, निगेटिव से। निगेटिव से लेके इंट्रोगेटिव, निगेटिव मतलब पूरे हर जगह पे रहेगा, केवल अफर्मेटिव को छोड़ के। तो निगेटिव से स्टार्ट होगा, और वो लगता क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डू किसके लिए, बहुवचन के लिए यानी प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए, सिंगुलर के लिए। अच्छा ठीक है, तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है ये सर, ये क्या है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। देखिए शुरुआत में ये सब जानकारियां लेते हुए चलिए, ताकि एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे आंसर देंगे। ठीक है, सोचना ही नहीं पड़ेगा, पहले सोचवाइए और प्रैक्टिस करवाइए माइंड को। समझ में आ रहा है? ट्रेंड करिए माइंड को कि सोचो इस चीज को। जब ये सोचने को सोचते रहेगा, ट्रेनिंग होते रहेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ट्रेनिंग इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव है, ये तो क्लियर हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि नहीं कहीं पे आया ही नहीं है, प्रश्न कहीं पे पूछा ही नहीं गया, तो 100% अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव है तो 100% हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं। अब सिंपली क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे, राम। अब हमारे सामने जस्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है ही नहीं कुछ। ठीक, अब हम पीछे चले जाएंगे। अब जाने का क्या लिखेंगे, गो। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है या ना, इसमें वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में रहती है, फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने लिख दिया जाने का गो। लेकिन यहाँ पे रूल था कि अगर अफर्मेटिव है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या जोड़ना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना है। ये बताइए, राम हमारा जो है यही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर सिंगुलर है। तो इस कंडीशन में वर्ब में क्या जोड़ देना पड़ेगा, यस या ईएस। तो ओ है तो वो के साथ क्या जोड़ूंगा, ईएस। तो क्या हो गया, राम गोस हो गया। अब क्या बचा है, घर ही बचा है, तो बस लिख दो टू होम। ठीक है, खत्म, गेम ओवर, बन गया सेंटेंस। आसान था, हाँ या ना? चलिए अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जा चुका था। मैं रैंडमली कोई सेंटेंस ले लूंगा, जो मेरे मन में आएगा उठा के रख दूंगा। हमारा काम है समझना, ये नहीं कि हम प्रॉपर ऐसे चलेंगे कि नहीं केवल इंडेफिनिट देखेंगे, कंटिन्यूअस देखेंगे, नहीं, कहीं से उठे हमको पकड़ना है, और हमारे पास क्षमता है कि हम पकड़ेंगे। था है, था के लिए हमने तुरंत क्लियर कर दिया कि ये क्या है, पास्ट है। उसके जस्ट पहले क्या लिखा है, चुका। तो था है तो पास्ट बगल में चुका है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्ट है ये। क्लियर?
तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो ही पास्ट परफेक्ट टेंस पता चल गया, उसका हेल्पिंग वर्ब हमको पता है, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हैड। क्या होता है, हैड। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, हैड। और वर्ब कैसी होती है, तो सर हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। यस और नो, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। अच्छा, सेंटेंस कैसा है, तो मैं स्कूल जा चुका था, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे नहीं आया है, प्रश्न नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये क्या है, अफर्मेटिव वर्ब। क्लियर है, बस गेम ओवर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लिखूंगा, आई। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा, हैड, इक्कट होता ही है, तो चूज क्या करना, आई हैड। अब फिर पीछे चला जाऊंगा, तो कौन मैंने जाना, गो मतलब जाना, लेकिन गो का यहाँ पे क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब गॉन हो जाएगा। और क्या बचा है, स्कूल, तो टू स्कूल। इतना ईजी है। ये नो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है मैं, काम क्या है इसमें, जाना, ये वर्ब हो गया, और ये स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये क्या है, अदर वर्ड। क्या है, अदर वर्ड। क्लियर है या ना, अरे यस और नो बोलिए, क्लियर है। ठीक, कहानी को और आगे बढ़ाएं, तो कहानी को यदि हम और आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को और जानकारियां निकालते हैं। जैसे हमारे सामने है नेक्स्ट सेंटेंस, तुम विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाओगे, तुम विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाओगे। अब लास्ट में क्या दिख गया, ग, तो इसका मतलब ये क्या है, 100% फ्यूचर। क्या ग के पहले रहा आ रहा है, क्या चुका आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इंडेफिनिट है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब तब क्या लगेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सर शैल होती है और विल होती है, शैल होती है और विल होती है ना। और शैल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब शैल किसके साथ यूज करते हैं, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या यूज करते हैं, विल। बाकी सबके साथ क्या यूज करते हैं, विल। शैल किसके साथ, केवल और केवल आई और वी के साथ, और विल केवल नहीं सर, बाकी सबके साथ आई और वी के साथ केवल और केवल शैल यूज करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल। फ्यूचर बड़ा सिंपल फंडे के साथ चलता है। अच्छा, इसके बाद वर्ब कैसी होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सर फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कोई लोचा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू। अच्छा, इसके बाद पहले वर्ब भी देख लो, क्या है वर्ब, पढ़ाना, तो ये वर्ब है। इसके अलावा क्या पढ़ाते हो, तो ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बाकी ये सब के सब क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले यू लिख दिया, यू के साथ क्या लगेगा, शैल की विल, सर विल लगेगा। शैल तो आई और वी के साथ लगता है, तो यू के साथ क्या लग गया, विल। अब कहाँ चला जाऊंगा, पीछे, कौन मैंने पढ़ाना, तो टीच मतलब पढ़ाना, तो लिख दिया टीच। उसके बाद फिर जस्ट उसके बगल में क्या है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के लिए क्या लिख दूंगा, इंग्लिश। फिर क्या लिखा है, में, तो इसके लिए इन, विद्यालय तो स्कूल। ठीक है, ठीक, तो यू विल टीच इंग्लिश इन स्कूल। क्लियर। कैसे स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट लिख दो, फिर कहाँ चले जाओ, पीछे। हमेशा सब्जेक्ट के साथ पहले सब्जेक्ट लिख दो, तुरंत पीछे मत जाओ, पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लिख दो, उसके बाद फिर कहाँ चले जाओ, पीछे, और पीछे से कहाँ चले आओ, आगे। गेम ओवर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं किताबें चुरा रहा था, मैं किताबें चुरा रहा था। सब आसान है, जल्दी देखेंगे। तो लास्ट में क्या लग गया यहाँ पे, था, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट, रहा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर, यानी वॉज एंड वेयर, यही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। हमने पढ़ा है जब भी रहा आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगी, आईएनजी। ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज और वेयर। बस सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे,
आई। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम अफर्मेटिव है तो हमेशा हम सिंपल काम कर रहे हैं, हर जगह हमको क्या मिल रहा है, अफर्मेटिव। अभी हम चेंज करेंगे सेंटेंस के फॉर्मेट को, लेकिन फिलहाल में अफर्मेटिव है तो हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगता है, वॉज की वेयर, आई वॉज, आई वॉज। और कौन मैंने चुराना, स्टील, स्टील होता है, स्टील मैंने चुराना, और स्टील के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, आई एन जी। तो आई वॉज स्टीलिंग, क्या, किताबें, किताबें के लिए बुक्स, बुक नहीं बुक्स, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं तो बुक्स। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। तुम राहुल को गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से, तुम राहुल को दिल्ली, गोरखपुर से दिल्ली बुलाते हो, तुम राहुल को गोरखपुर से दिल्ली बुलाते हो। ठीक है, चलिए लास्ट में क्या लिखा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रेजेंट है, हाँ के जस्ट बगल में रहा आया है, चुका आया है नहीं। ठीक है, तो ना ही रहा आया ना ही चुका आया, तो इसका मतलब क्या है, इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जानने से पहले ये पता करिए कि सेंटेंस कौन सा है, क्या ये कैसा सेंटेंस है बताइए, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अभी जस्ट देखा गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है, बस ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, यस या ईएस, बस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू। यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट यही है मेरा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर प्लूरल है ये, है ना। तो इस कंडीशन में हम जो वर्ब मिलेगा हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके साथ यस या यस जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो मेनली यू हो गया। अब फिर कहाँ चले जाएंगे, पीछे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है नहीं, है ना, तो जस्ट पीछे चले जाए। कौन मैंने बुलाना, कॉल, तो यू कॉल हो गया। अब देखना ध्यान से, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब से पूछो वर्ब क्या कर रहा है, सॉरी वर्ब मतलब क्या है, बुलाना, किसे बुला रहा है, राहुल को ना, यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, तो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो हमेशा याद रखते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसको भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे कौन मैंने बुलाना, कॉल हो गया, फिर उसके जस्ट बगल में क्या है, दिल्ली, दिल्ली के लिए दिल्ली लिखो, दिल्ली, यू कॉल दिल्ली। से के लिए फिर क्या लिख दो, फ्रॉम, और गोरखपुर के लिए गोरखपुर, हो गया। अब देखना ध्यान से, उसके जस्ट बगल में क्या है, को के लिए टू, राहुल, राहुल। देखो सिंपल है, सब्जेक्ट लिखा, पीछे चला गया, पीछे से आगे आ गया, बन गया। देखो यू कॉल दिल्ली फ्रॉम गोरखपुर टू राहुल, है समझ में। इसी को और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख सकता था मैं, यू कॉल टू राहुल, यू कॉल टू राहुल दिल्ली फ्रॉम गोरखपुर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले कर देता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है, लास्ट में ना ऑब्जेक्ट। देखो राहुल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लास्ट में, तो उसको कहाँ पे मैं रख सकता था, पहले भी रख सकता था। तो ये ऐसे भी करूँगा तो भी सही है, और ऐसे करूँगा तो भी सही है। ठीक है, ज़्यादा करेक्शन यहाँ पे है, मतलब इसको करोगे तो ज़्यादा बेटर में रिस्पॉन्स मिलेगा, अब ज़्यादा सही माना जाएगा। क्योंकि हमने देखा है सेंटेंस के फॉर्मेशन में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने ये बोला। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है, क्लियर है। चलिए और थोड़ा सा आसान करते हैं। अब और आसान करते हैं, मतलब और नई नई चीजें देखते हैं। जैसे क्या राहुल तालाब से मछलियां पकड़ चुका था, क्या राहुल तालाब से मछलियां पकड़ चुका था। चलिए लास्ट में था है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पास्ट में होगा, मतलब पास्ट है और उसके बगल में चुका आ गया, इसका मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। क्लियर है? ठीक। ये कैसा सेंटेंस है सर? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में भी कैसा है? यस नो टाइप, है ना? अच्छा, हैड है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब कैसा होगा सर? वर्ब चुका आया तो 100% वर्ब कैसा होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। क्या होगा? थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर बाद में बातें करते हैं। यानी जो भी बात करनी हो बाद में होगी, सबसे पहले किसको रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और स्पेशली किसके लिए? यस नो टाइप के लिए। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को आगे रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, फिर बाद में बातें करेंगे। तो ये बताइए, ये कैसा यस नो टाइप है ना? यस नो टाइप मतलब हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या राहुल तालाब से मछलियां पकड़ चुका था, तो आंसर या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में, है ना? यस और नो। आपसे मैं पूछूं क्या आप पढ़ के आए हैं, तो आप आंसर देंगे हाँ या ना, यस और नो। तो यस और नो में दे सकते हैं, तो इसलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देता कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आपको पूरा का पूरा आंसर देना पड़ता, है ना? कि हम फलाना चीज पढ़ के आए, ढिकाना चीज पढ़ के आए। यस और नो, हाँ या ना? यहाँ पे तो हाँ या ना में आंसर देना है भाई, तो यहाँ पे हाँ या ना में आंसर देना इसलिए आसान है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे चिपका दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड आया, हैड की वजह से ये क्या की कहानी खत्म, हेड को आगे कर दिया। अब चलो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई? राहुल। तो राहुल लिखो, अब कुछ करना ही नहीं है। अब फिर पीछे चले जाओ, कौने माने पकड़ना होता है? कैच माने पकड़ना, कैच माने पकड़ना, लेकिन कैच तो यूज होगा नहीं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? CAUGHT, कॉट। है समझ में? CAUGHT, तो लिख दूंगा CAUGHT। अब पकड़ चुका था का हो गया, क्या पकड़ चुका था? मछलियाँ, तो मछलियों के लिए FISH। देखिए, चाहे मछली हो चाहे मछलियाँ हो, हमेशा क्या लिखेंगे आप? फिश। फिश सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है? तो कॉट फिश, से के लिए फ्रॉम, और तालाब के लिए पॉन्ड। खत्म। हैड राहुल कॉट फिश फ्रॉम पॉन्ड। बस यहाँ पे क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है? इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास कैसा सेंटेंस आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे, लिखा है मोहन 2 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा। फूल नहीं तोड़ रहा होगा। चलिए ये बताइए कौन सा टेंस है? सर गा लगा है तो इसलिए क्या है? ये फ्यूचर है। अच्छा, रहा है तो फिर कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके पहले देखिए ये जो काम हो रहा है तोड़ने का, उसको कब हो रहा है? टाइम से चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ है? टाइम से, यानी स्टार्टिंग टाइम दिया। जब स्टार्टिंग टाइम काम कर दे देगा तो क्या हो जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कहानी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, अब देखिएगा, तो मोहन 2 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा होगा, तो उसके पहले हमको ये पता चल चुका है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है सर शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सर वर्ब लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्योंकि जब भी रहा रहेगा तो 100% वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING। ठीक है? लेकिन इसमें एक नई चीज भी आई है, और वो क्या है? टाइम। इसमें क्या है? टाइम। और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 नई चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, एक है सिंस और दूसरा है फॉर। ठीक है? तो स्पेशली उसको भी हम समझा देते हैं। देखिए, टाइम की बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो टाइम 2 तरीके का होगा, एक तो निश्चित होगा और एक तो अनिश्चित। ठीक है ना? तो एक फिक्स टाइम होगा या
बोल सकता हूँ मैं कि डेफिनेट टाइम होगा और एक इनडेफिनिट टाइम होगा। ऐसे लिख देता हूँ। टाइम भी क्या, दो प्रकार का, एक तो डेफिनिट होगा, निश्चित होगा, और एक होगा इनडेफिनिट। अब डेफिनिट टाइम मतलब जैसे कि देखिए 2 बजे से इसने फिक्स कर दिया ना टाइम, कितने बजे से, 2 बजे से, तो 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, अगर ऐसी बातें बोल रहा है यानी घड़ी वाला टाइम बता रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, टाइम फिक्स होगा। और अगर ऐसे बोल देता कि 2 घंटे से तोड़ रहा है, तो पता नहीं कितने 2 घंटे हैं, मतलब कितने बजे से तोड़ रहा है, क्या फिक्स टाइम है वो 2 घंटा बोल रहा है, तो 2 घंटे से मतलब वो फिक्स टाइम नहीं है। क्लॉक वाला टाइम होता तो हमको पता ना चलता कि स्टार्ट कब से किया है, तो स्टार्टिंग टाइम वहाँ पे कंफर्म है, बट यहाँ पे बोला है कि 2 घंटे से तोड़ रहा था या तोड़ रहा है या जो भी कर रहा है, तो ये 2 घंटे पता नहीं अभी के 2 घंटे हैं कि पिछले 2 घंटे, मतलब हम क्लियर नहीं है उन 2 घंटों के बारे में। लेकिन जब इसने बोल दिया कि 2 बजे से, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि हाँ 2 बजे से तोड़ रहा है। क्लियर। तो अगर क्लॉक वाला टाइम होगा, क्लॉक वाइज यानी क्लॉक वाला घड़ी वाला टाइम होगा, तो वो क्या होगा, डेफिनेट माना जाएगा। और अगर आवर में वही टाइम दे देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इनडेफिनेट होगा। आवर में दे दे, मिनट में दे दे, सेकंड में दे दे, ये सब क्या है, ये सब इनडेफिनेट टाइम है। क्लियर है। और क्लॉक वाला टाइम 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से दे दे, तो क्या है, डेफिनेट टाइम है। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही जैसे डे का नाम दे दिया, जैसे कि रविवार से खेल रहा है, सोमवार से खेला, तो वो भी क्या है, फिक्स है। दैट मीन्स वीक नेम दे दिया, वीक नेम दे दिया, तो उसका मतलब वो भी क्या होगा, वो भी फिक्स माना जाएगा। और अगर ऐसे दे दिया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मतलब कल से, परसों से, चौथे रोज से, तो इस तरीके से फिक्स नहीं है। अगर यही बोल दिया सोमवार, रविवार, तो इसका मतलब क्या है, फिक्स है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ईयर का मतलब दे दे, ईयर का नाम, ईयर नेम, ईयर नेम मतलब कि 2004, 2005, 2010, 1998, इस तरह दे दे, तो वो भी क्या है, फिक्स है। और ऐसे बोल दे 2 साल पहले, 4 साल पहले, तो वो फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अगर टाइम फिक्स होगा, टाइम फिक्स है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। टाइम फिक्स है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। क्लियर है। इसमें स्पेशली याद रखिएगा कि सुबह के लिए सिंस लगाते हैं, सुबह के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। लेकिन अगर वही दोपहर है, बोल दिया कि वह दोपहर से खेल रहा है या शाम से खेल रहा है, ठीक है, या रात में खेल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। क्लियर है, हाँ या ना। तो फॉर अनिश्चित चीजों के लिए लगाएंगे, जब टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा तो हम फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर। और निश्चित होगा तो क्या लगाएंगे, सिंस। निश्चित होगा तो सिंस। आई होप समझ गए होंगे, है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मतलब बहुत सीधे सीधे मैं आपको समझा दिया कि टाइम फिक्स होगा तो आप क्या लगाइएगा, सिंस। टाइम फिक्स नहीं होगा तो फॉर। ठीक है। अब इसको बनाते हैं। सब कुछ तो मिल चुका है। मेरे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन लिख दिया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सर मोहन के साथ तो हमेशा विल ही लगेगा, तो मोहन के साथ लग जाएगा विल हैव बीन। ये बीन इंडिकेट करता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, बीन। ठीक है। तो मोहन विल हैव बीन। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, उसके पहले देखिए नहीं भी तो आया है, निगेटिव टेंस है। निगेटिव टेंस का मतलब सर निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट तो लगाना पड़ेगा ना। अब नॉट कहाँ लगाएंगे, कहाँ पे, विल और हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में, तो विल नॉट हैव बीन होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई निगेटिव सेंटेंस, इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि निगेटिव सेंटेंस है। तो मोहन विल नॉट हैव बीन। अब पीछे चले जाएंगे, क्या है, तोड़ रहा है। तोड़ने का क्या होता है, प्लक। प्लक और रहा वाला ऑप्शन है तो ING लग जाएगा, प्लकिंग। क्या, फूल, तो फूल के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लावर। अब कब से तोड़ रहा है, 2 बजे से, तो क्या यूज करूंगा, सिंस 2 o'clock। 2 o'clock 2 बजे से का मतलब 2 o'clock। क्लियर है। और ये क्या बन गया आपका सेंटेंस का आंसर हो गया ट्रांसलेट। क्लियर है, कैसे करेंगे, हाँ या ना। चलिए इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए अब ये जो है, अब आज जितना भी बताया गया है उस पर बेस्ड 10 एग्जाम्पल हैं, सॉरी 10 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आप इनको करिए। और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक लेवल अप हम लोग
अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने आ जाए उसके बाद, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।